हाय नमस्ते टीमर्स। आज तारीख है 27 अप्रैल 2020। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमें डिस्कस करने हैं। आज के डेट में हमारे पास आर्टिकल डिस्कस करने के पहले कार्टून देख लेते हैं। ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप ने 60 डेज़ के लिए वीज़ा किसी भी माइग्रेंट पर्सन के लिए डिनाई कर दिया है। कोई भी बाहरी पर्सन इस समय वीज़ा नहीं ले सकता है अमेरिका जाने के लिए। और ये किस लिए करते हैं कि ये कोरोना से खुद को बचाना चाहते हैं। और ये कोरोना वायरस को कहता है कि इज़ दैट फॉर अस, क्या ये सब मेरे लिए है क्या। ठीक, तो इस तरह से उसे डिनाई करते हैं। आज के डेट में हमारे पास जो पहला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है। होता क्या है कि एक प्रकार कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन एक प्रकार की ट्रीटी है। इस ट्रीटी को यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके सामने 1996 में पहली बार लेकर के आया जाता है। इस ट्रीटी का क्लॉज क्या है कि आप किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर टेस्ट आप नहीं कर सकते हो, चाहे आप मिलिट्री के लिए चाहे आप सिविल ऑब्जेक्टिव के लिए। आप किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव के लिए आप न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन ऑफ नहीं कर सकते हो। बट अभी बात क्या किया जाता है कि अभी ये न्यूज़ में इस पूरे आर्टिकल में ये किस लिए लिखा गया, आर्टिकल लिखा है किस लिए गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अमेरिका ने चाइना पर आरोप लगाया है कि आप इसके अलावा बायो वेपन बनाने के अलावा आप न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहे हो जो लो यील्ड लेवल पर है, जिसे रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप टेस्ट कर रहे हो। चाइना ये डिनाई करता है। और इस टेस्ट के रिगार्डिंग ये 1996 में, क्योंकि जितनी भी जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उन्होंने इसे रेटिफाई नहीं किया हुआ है। साइन तो कर दिया था 1996 में, जब ये प्रस्तुत किया जाता है यूनाइटेड नेशन में तो साइन तो कर देते हैं, लेकिन रेटिफाई नहीं किया, मतलब उससे अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि कोई भी ट्रीटी अगर इंटरनेशनल ट्रीटी है तो सबसे पहले उसमें जितने सिग्नेचरीज होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं कि चलो ठीक है, हम इसे कंसिडर करते हैं और हम इसे देखेंगे। फिर दूसरा काम होता है अपने स्टेट में जो उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर होता है उसी के रिगार्डिंग उसे रेटिफाई करना होता है। इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, चाइना ने रेटिफाई नहीं किया है, पाकिस्तान ने, इजिप्ट ने, इसराइल ने, यूएसए ने इसे रेटिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक, ये क्यों नहीं किया हुआ है। इंडिया का व्यू ये है कि हम तो दुश्मनों से घिरे हुए हैं और जो हमारे दुश्मन है वो न्यूक्लियर पावर स्टेट है, लाइक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। तो हम अगर इस तरह की ट्रीटी अगर हम साइन कर लेते हैं न्यूक्लियर को डिसआर्मामेंट करने की या न्यूक्लियर एक्सप्लोशन न करने की, तो हमारा तो अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर है। जब चाइना को बोला जाता है कि आप रेटिफाई क्यों नहीं कर देते हो, तो चाइना कहता है कि यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है, यदि मैं यूएसए को रेटिफाई अगर कर दे तो मैं भी कर दूं। जब यूएसए से बोला जाता है कि आपने रेटिफाई क्यों नहीं किया हुआ है, तो बोलते हैं कि रसिया रेटिफाई नहीं कर रहा, अगर रसिया रेटिफाई कर दे तो मैं भी रेटिफाई कर दूं। ठीक, तो इस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए इस ट्रीटी में प्रॉपर किसी ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो, जब तक 44 कंट्रीज उसे रेटिफाई नहीं करती हैं तब तक वो ट्रीटी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, वो अस्तित्व में ही नहीं आती है। तो इस समय यही होता है कि अभी केवल 36 कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाई किया हुआ है, अदर कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाई नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से यह अभी अस्तित्व में नहीं आ पाया है। ओके, ये तो हो गया इस ट्रीटी के बारे में। अब इस ट्रीटी के अलावा और क्या बात की जाती है कि पेंटागन अमेरिका में एक प्लेस है, वहाँ पे 1992 के बाद से किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुआ है। अब राइटर कहते क्या है कि इस प्रकार की ट्रीटी का साइन न हो पाना और इसमें सामंजस्य न बन पाना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तृतीय विश्व युद्ध की निशानी भी हो सकती है। क्योंकि अमेरिका आरोप लगा करके वह न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट कर देगा, जब अमेरिका स्टार्ट करेगा तब रसिया स्टार्ट कर देगा, और पूरी दुनिया में एक दूसरे से बचने के लिए ही सही, लेकिन होगा क्या कि न्यूक्लियर का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर बम बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जो वर्ल्ड वार सेकेंड होने के बाद एक कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तो कोल्ड वार में अमेरिका और रसिया के बीच में एक रेस हो गई थी कि किसके पास कितना हथियार होगा। लेकिन अगर आज की तारीख की अगर बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके पास इस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो इस प्रकार का न्यूक्लियर आर्मामेंट को डेवलप कर सकते हैं। तो एक रेस एक बड़े लेवल पर डेवलप हो जाएगी, और राइटर इसी के प्रति संदेह व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर है उन्हें आपस में कंसेशन करना चाहिए, उन्हें आपस में डिस्कशन करके इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए।
ठीक है। और इंडिया का जो व्यू है वो ये है कि इसमें अगर अगर इस ट्रीटी में एक और क्लॉज जोड़ दिया जाए कि अगर बैन करना है तो पूरी तरह से सभी के लिए बैन कर दो, ना कि जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास इसमें न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बम है तो वो लोग उसे रख सकते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उन सभी को डिसआर्मामेंट करना होगा। और पूरी दुनिया से यदि आप ये बात करते हो कि न्यूक्लियर को हटाने की, तब मैं इस ट्रीटी को मैं रेटिफाई कर दूंगा। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। सेकंड, ये नीचे आर्टिकल लिखा हुआ है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने लिखा हुआ है, मतलब पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं अंसारी साहब। तो ये थोड़ा बायस होकर के इस आर्टिकल को लिखते हैं, और बायस आर्टिकल कभी यूपीएससी के एग्ज़ाम या ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ये एक कम्युनिटी पर ट्रस्ट करने की बात करते हैं कि आप जमातियों पर आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो, अब इंडिया की वैल्यूज़ कहाँ गई जो आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और आप एक सोशल स्ट्रक्चर को ख़राब कर रहे हो। ये इथिक्स, वैल्यूज़, ये फंडामेंटल्स की बात करेंगे, बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, हम इसे कहीं पर भी कोट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो अगला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, हमारे जो माइग्रेंट वर्कर हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, अगर किसी अदर स्टेट में फंस गए थे तो उन्हें वापस लाने के लिए जो डिफरेंट तरीके से के इंतजाम किए जाते हैं। क्योंकि इनिशियली हमने तो प्लान बनाया नहीं था। इनिशियली हमें तो लग रहा था कि लॉकडाउन 21 डेज़ का है, तो 21 डेज़ तक हमने उन्हें होल्ड करके रखा। बट अभी जब फील हो रहा है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल में नहीं है, और देर मे बी चांसेस कि हम उन्हें वो फैसिलिटीज़, वो इसेंशियल फैसिलिटीज़ हम उन्हें प्रोवाइड ना करवा पाएँ, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन क्या लिया है कि उन्हें अपने अपने घर वापस लाने के लिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी राजस्थान से बोला कि हमारे लोगों को आप बसों से आने की अनुमति दो। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बोलते हैं, यूपी यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी हरियाणा से बोला, महाराष्ट्र से बोला, इवन राजस्थान से बोला कि उन्हें आने दें, वो अपने अपने नेटिव प्लेस पर आना चाहते हैं, सो दैट कि अभी अगर सिचुएशन और भी अगर वर्सन होती जाती है तो किसी के मरने की या किसी प्रकार किसी को रोड पर आने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की, उसके बाद लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़कों पर आ जाएंगे, और ये पूरा लॉकडाउन का अभी तक का जितनी तपस्या, अभी तक का जितनी मेहनत है, वो सब पानी फिर जाएगा। तो ये वाला आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इसी फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग है कि इस प्रकार का पैंडेमिक, इस प्रकार के फेक न्यूज़ के कारण कोरोना वायरस जितना खतरनाक है उससे कहीं ज़्यादा फेक न्यूज़ खतरनाक है। कोरोना वायरस से लोगों को तो एक आइडिया लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है, ये छूने से फैल जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरा तो उन चीज़ों से है जब इस प्रकार के मिथ फैल जाते हैं कि हवा में या यहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई, या इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा, या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो कुछ लोगों के अंदर एक इनर फियर डेवलप हो जा रहा है। करें ये पैनिक हमें डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, मरने वालों की संख्या 5% से 10% है, बाकी 90% लोगों में इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। तो इतना पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, और एक समय के पश्चात हमारे पास इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होगा, तो पूरी ह्यूमैनिटी को इस तरह से वायलेंट होने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग था। अभी हमारे पास जो अगला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो अर्नब गोस्वामी के रिगार्डिंग बात की जाती है। अभी रिसेंटली एडिटर्स गिल्ड नामक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब एडिटर्स गिल्ड से अर्नब गोस्वामी इस्तीफ़ा दे देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एडिटर कौन होता है। एडिटर किसी भी न्यूज़ चैनल का, किसी भी पत्रिका का एक प्रमुख व्यक्ति होता है। जिस तरह एक कंपनी में सीईओ होता है जो सब कुछ डिज़ाइन करता है कि कंपनी में क्या होना है, कैसे ऑपरेशन रन करना है, उसी तरह न्यूज़पेपर में एक एडिटर्स होते हैं। अब एडिटर की भी कई हायरार्की होती है कि मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव हैं, एडिटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर्स हैं, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन एक एडिटर होता क्या है, जो फाइनली ये डिसाइड करता है कि टोन ऑफ द न्यूज़पेपर क्या होगा, या टोन ऑफ द न्यूज़ क्या होगा। जब प्राइम टाइम या 9 बजे आता है, तो उसमें मेजर टाइम में जो एडिटर इन चीफ होते हैं, तो वही उस शो को रन करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे रजत शर्मा हो गए, तो इस तरह के हर न्यूज़ चैनल के पास अपने खुद के एडिटर्स होते हैं। अभी एडिटर्स गिल्ड 1978 में अस्तित्व में आता है। अब 1978 में ऐसा क्या हो जाता है कि एडिटर्स गिल्ड्स नामक ऑर्गेनाइजेशन को अस्तित्व में आना पड़ता है। उस वक्त इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पीरियड में एडिटोरियल पे, जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल होते हैं, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था कि किसी न्यूज़पेपर में कैसा एडिटोरियल प्रिंट होगा या किस साइड का एडिटोरियल लिखा जाएगा, वो भी इंदिरा गांधी
डिसाइड करती थी। तो ये सब देख करके न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स थे उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसे बोलते हैं एडिटर्स गिल्ड एज। ठीक, तो ये 1978 में ये अस्तित्व में आता है। तो ये करते क्या है कि न्यूज़पेपर के फ्रीडम पर बात करते हैं कि यदि कोई पॉलिटिशियन या यदि कोई पावरफुल पर्सन यदि किसी मीडिया पर्सन से एब्यूसिव तरीके से बात करता है या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है या किसी भी प्रकार का किसी एक मीडिया पर्सन का शोषण होगा, तो ये एडिटर्स गिल्ड उसके अगेंस्ट पे वॉइस उठाएगा, आवाज़ उठाएगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे वो कोई भी स्टेट हो। तो उसी संगठन से अर्नब गोस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने बोला क्या कि इन्होंने आरोप लगाया कि फेक न्यूज़ पर कोई भी एडिटर गिल्ड एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, और इस समय इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटर इन चीफ हैं वो इस समय प्रेसिडेंट हैं एडिटर गिल्ड के। ठीक, हमने डिस्कस कर लिया। अब राइटर इसमें क्या बात करते हैं, इस आर्टिकल में क्या बात करते हैं, इस आर्टिकल में कहते क्या हैं कि अर्नब गोस्वामी को आपस में समझौता करके मीन उसे बाहर निकालने की जगह पर आपस में डिस्कशन करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। कह रही ये कोई ऐसा सोल्यूशन थोड़ी है कि आप बाहर आओगे, आप इस्तीफा दे दोगे, आप एक पैरेलल गवर्नमेंट को आप डेवलप कर दोगे। कह रहे ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इस पूरे आर्टिकल में यही बात की जाती है। फिर हमारे पास जो अगला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए कि जो मार्जिनल में हैं, पुअर हैं, जो गरीब हैं, यहाँ पर कंपेयर किया जाता है 1918 में एक स्पेनिश फ्लू होता है, करीब उसमें करोड़ों लोग मारे जाते हैं। राइटर कहते हैं इंडिया की 6% पॉपुलेशन उस वक्त मर जाती है। 6% पॉपुलेशन उस वक्त ही मर जाती है उस फ्लू से, उस वायरस से। अभी हमें करने की क्या ज़रूरत है कि कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में कुछ बहुत मार्जिनल कि बिल्कुल बाउंड्री पर रह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं, उनके पास पैसे नहीं है, तो हमें उनके लिए व्यवस्था करने की ज़रूरत है। जो गरीब हैं उनको और ज़्यादा गरीब नहीं बनने देना है, हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए। इस पूरे आर्टिकल में वो इसी पर बात करते हैं कि ऐसे पर्सन जिनके पास डेली का लाइवलीहुड नहीं है। अभी कुछ डेटा तो बहुत ढेर सारा है, इसमें डेटा में बताते हैं डिफरेंट सर्वेज का डेटा लेकर के कहते हैं कि कहीं पर 44% लोगों ने अपना डेली वेज या डेली इनकम जो उनका आय था वो खो दिए हैं, तो उनके लिए ये यूनिवर्सल इनकम की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर 30% लोगों की बात करते हैं कि उनके पास तो मेडिसिन के लिए और इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए पैसा नहीं है ना। तो इस प्रकार की भुखमरी से, इस प्रकार के भयावह से बचने के लिए राइटर फिर एडवाइस करते हैं कि आप उनके लिए यूनिवर्सल इनकम की आप व्यवस्था कर दीजिए। आप अकाउंट में तो आप फीचरिंग चीज़ें दे ही रहे हो, और फिर पीडीएस में कुछ एडिशनल चीज़ों को ऐड करने की बात करते हैं। तो ये वाला आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग था, हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, आज के डेट पे जितने भी आर्टिकल थे हमने डिस्कस कर लिया। ये वाला आर्टिकल इसके रिगार्डिंग है कि कोरोना वायरस लैब में जन्म इमर्ज हुआ है या नेचुरल तरीके से इमर्ज हुआ है, ये उसी पे बात करते हैं। पूरे आर्टिकल में डिनाई किया जाता है कि ये लैब में इमर्ज हुआ है। ठीक है, तो आज की तारीख का सारे आर्टिकल डिस्कस हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।